हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। और आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में मिश्रित क्रम संयोजन, मतलब सेलों का आप यहां पर संयोजन करेंगे। तो मिश्रित क्रम मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम भी जुड़ा हुआ है और स्टूडेंट समांतर क्रम भी, मतलब जो भी सेल जुड़े हैं आपस में श्रेणी क्रम में भी जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में भी। तो जब दोनों क्रम जुड़े रहेंगे स्टूडेंट, उसे कहेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। ओके, चीजें क्लियर। तो चलिए शुरू करें। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम में क्या होता है कि सेल आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब एक के बाद एक, फिर कई कतार बना दिया गया, फिर उनको समांतर क्रम जोड़ दिया गया। अब आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन तो आना चाहिए। आपने संधारित्र पे पढ़ा है ना, आपने प्रतिरोधों पे पढ़ा, आपने सेल पे पढ़ा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब उन दोनों का मिक्स ही मिश्रित क्रम बन जाता है। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कई सेल पहले श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक कतार बनाया गया, यानी मिश्रित क्रम संयोजन में समान विद्युत वाहक वाले सेल को लेकर के स्टूडेंट समान संख्या में कतार बना ली जाती है। जैसे इसमें मान लीजिए n सेल है, यहाँ भी n सेल है, यहाँ भी n सेल है, ये सभी कतार हैं। तो कई n सेल हैं जो कि प्रत्येक कतार में, यानी एक कतार में n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके बाद स्टूडेंट कई कतार हो गए। जैसे यहाँ पर आपको 3 से 4 कतार दिख रहे हैं, बीच में डॉट डॉट का मतलब ये हो गया कि और कई सारे कतार हैं। तो हम मान के चलते हैं कि m कतार है। कितना कतार? m कतार। मतलब इन पर जो सेल हैं स्टूडेंट, उनको हम कह सकते हैं n सेल हैं। कितने सेल हैं? n सेल हैं। यानी एक कतार में n सेल हैं और सभी कतार में n सेल हैं, ध्यान रखिएगा। और जब प्यारे भाइयों इनके कतारों की संख्या हम कह लें तो यहाँ पर लिख सकते हैं m कतार है। कितने कतार? m कतार। मतलब एक कतार में जितने भी सेल हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके सेलों की संख्या n है। और ये जब श्रेणी क्रम में कई कतार हो गए, फिर इनको हम समांतर क्रम में संयोजित कर दें तो इन कतारों की संख्या m है। थोड़ा समझ गया कि सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में स्टूडेंट समान संख्या में लेकर श्रेणी क्रम में जोड़कर कई कतार बनाए जाते हैं। इसके बाद इन कतारों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन में यदि हम बात करें कि प्रत्येक कतार के सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो E है। यहाँ पर देख सकते हैं एक कतार के एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो n कतार है, यहाँ पर n सेल है। थोड़ा फिर से समझेंगे। हमने कहा कि एक कतार में कुल सेल कितना है? n है और एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। एक कतार में n सेल है और एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? n ही हो जाएगा। n का मल्टीप्लाई कर देंगे। चीजें क्लियर है। यानी एक व्यक्ति 10 बुक को ले जा सकता है, तो 15 व्यक्ति कितने बुक को ले जाएगा? तो स्टूडेंट आप बता सकते हो कि 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार से एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, तो जब n सेल हो जाएंगे तो टोटल विद्युत वाहक बल Ne हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ गए। यानी प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल Ne होगा। थोड़ा समझ लीजिएगा पहले। और जब समांतर क्रम जुड़ा होता है तो प्यारे भाई जितने भी कतार हैं उनका सबका समान विद्युत वाहक बल, मतलब यहां भी Ne है, यहां भी Ne है। प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल E और समांतर क्रम में संयोजन में एक कतार का जितना विद्युत वाहक बल होगा वो पूरे संयोजन का भी विद्युत वाहक बल कहलाएगा। समांतर क्रम संयोजन में पढ़ा था हमने ना कि जब जैसे समांतर क्रम में कई सेल जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में कई सेल जुड़े हुए हैं और यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो टोटल का भी विद्युत वाहक बल E होगा, क्योंकि समांतर क्रम में सभी का समान होता है, इसलिए अपन कुल भी मानेंगे। तो फिर से समझेंगे। एक कतार में n सेल जुड़े हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल E, तो n सेल का कुल विद्युत वाहक बल मतलब एक कतार का कुल विद्युत वाहक बल Ne, तब हम परिपथ का भी कुल विद्युत वाहक बल Ne कहेंगे, क्योंकि हमने कहा ना कि समांतर क्रम में यदि एक का जितना होगा उतना कुल का होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है ना। तो आपको लिखना शुरू करना है। कैसे लिखना है कि सेलों को मिश्रित क्रम जब संयोजित करते हैं तो इसमें समान संख्या में सेलों को लेकर एक श्रेणी क्रम में जोड़कर एक कई कतार बना लेते हैं, फिर इन कतारों को स्टूडेंट समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहां देख सकते हैं n सेल हैं, कई कतार हैं, उनको हम समांतर क्रम में जोड़ दिया और ये A है और ये B है, इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया गया। ठीक है ना, क्लियर। अब हम कह सकते हैं कि सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या स्मॉल n और कतारों की संख्या स्मॉल m है। और यदि हम कहें कि प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, ये चीज तो बताना ही पड़ेगा ना कि कितने सेल जुड़े हैं एक कतार में n,
टोटल कतार कितने हैं, m कतार हैं, मतलब टोटल कितने सेल होंगे, तो m गुणे n कर दो, m गुणे n, यानी एक घर में n लोग रह रहे थे तो m घर हैं, तो हम का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक घर में 5 लोग रहते हैं, 10 घर हैं, 10 पन्ना 50 हो जाता है। ओके, इतना क्लियर है। तो भैया एक कतार में जितने भी सेल हैं उनकी संख्या n है, टोटल कतार कितना है, m है, और प्रत्येक सेल का विद्युत भागबल E बोल के रखा है, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, समझ रहे हैं ना। और बाह्य प्रतिरोध में जो चालक तार से हम परिपथ में जोड़ के रखे हैं उसका प्रतिरोध कैपिटल R है। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन समझ में बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि चूंकि एक सेल का विद्युत भागबल E है तो एक कतार का कुल विद्युत भागबल, तो आपसे कह दिया जाए प्रत्येक कतार का कुल क्या स्टूडेंट, विद्युत वाहक बल। हमने कहा एक सेल का E तो n सेल का Ne, n का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, n का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तब यदि हम कह दें कि टोटल संयोजन का कुल विद्युत भागबल, संयोजन का किसका, संयोजन का क्या, कुल क्या विद्युत वाहक बल Ne होगा। समांतर क्रम में जितना भी जुड़ा रहेगा स्टूडेंट Ne है ना, यही Ne है। कितना क्लियर है, समझ में आ गया इतना बात। अच्छा, अब मैं यदि आपसे कह दूं कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, तो एक कतार का कितना प्रतिरोध होगा, तो आप कहेंगे NR, यानी प्रत्येक, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रत्येक कतार, इसका प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध। चलो बताओ भैया क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध, क्या होगा, कौन बताएगा। तो सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि एक का R है, एक का R है, टोटल सेल n है तो NR हो जाएगा। टोटल सेल कितना है, n है तो NR हो जाएगा एक कतार में। अब इसके आगे हम बात करेंगे किसकी, कुल आंतरिक प्रतिरोध की। तो यहां पर आप लिखेंगे कि हम मान के चलते हैं कि संयोजन का, यदि किसका, संयोजन का, मिश्रित क्रम संयोजन है ना, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना स्टूडेंट, R डैश हो, तो समांतर क्रम में कतार जुड़े हैं, जितने भी कतार हैं तो 1/R डैश हो जाएगा ना। पहले कतार का कितना है NR, चलो ठीक है, दूसरे का कतार का NR, फिर तीसरे कतार का NR, और कितने कतार हैं M, तो M बार, कितने कतार M तो M बार, कितने कतार तो M कतार, तो कतारों की संख्या M है भैया तो M बार हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूं 1/R डैश, इसका मान कितना हो जाएगा, तो एक को एक से जोड़ो 2, फिर 2 को 1 से जोड़ो 3, मतलब 3 बार जोड़ेंगे 3 आएगा, 4 बार जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो हम m बार जोड़ेंगे क्योंकि m बार है तो m आएगा, तो ऊपर m/NR। और यदि मैं यहां से आपसे कह दूं R डैश निकालो तो इसका पक्षांतर हो जाएगा कि ये NR/m। ये अभी क्या आया भैया, इस टोटल संयोजन में टोटल आंतरिक प्रतिरोध आया है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध मैं आपसे कह दूं, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो आप बता पाएंगे कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध जो दोनों को जोड़ दें तो R धन ये कितना है NR/m, NR/m। इतना क्लियर। अब क्या निकालना है, परिपथ में बहने वाली धारा I हो, यदि किसमें, परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो, बहने वाली धारा I हो तो स्टूडेंट धारा का क्या फार्मूला है, धारा I बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, बटे कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, यानी I बराबर कुल विद्युत वाहक बल। मैंने कहा ना एक कतार का जितना होगा Ne, वही कुल विद्युत वाहक बल कहलाएगा। कुल प्रतिरोध कितना होगा तो कैपिटल R में NR
बटे एम। अब यदि इसको सॉल्व करें स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा, एन ई रहने दें ऊपर, एम का इधर मल्टीप्लाई हो तो कैपिटल एम आर प्लस एन आर बटे स्मॉल एम। अब ये ऊपर अंश है, पूरा हर है, तो हर का हर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इक्वल आ गया एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। ये आ गया स्टूडेंट परिपथ में बहने वाली धारा, ये हो गया। अब इसके लिए शर्त भी है, अधिकतम धारा के लिए शर्त हो सकता है और न्यूनतम धारा के लिए थोड़ा सा समझेंगे। अधिकतम धारा के लिए हम शर्तें निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए यदि धारा अधिकतम होगा स्टूडेंट, मतलब जो नीचे का वैल्यू हो कम होना चाहिए, इसका मान कम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, इसका मान कम होना चाहिए। यानी मैं यदि कह दूं कि अधिकतम धारा के लिए, पूरा सिस्टम से लिख लिख कर बता रहा हूं, अधिकतम धारा के लिए कोई भी स्टूडेंट यदि व्युत्क्रम है उसका मान कम होना चाहिए के लिए एम आर प्लस एन आर का मान कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, कुछ समझ में आया कि प्यारे भाइयों, धारा का मान तभी अधिक होगा जब ये नीचे का वैल्यू कम होगा। इस कम वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, जैसे एम आर है, थोड़ा समझिएगा, एन आर है, इसको हम कैसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा, एम आर माइनस एन आर, इसको रूट लगा के होल स्क्वायर कर दें और रूट 2m n r स्मॉल r, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसका जब हम वर्ग लगाएंगे और इससे फिर काटेंगे तो ये कट जाएगा, कुछ भी नहीं है। इसको जब अपन वर्ग लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab से 2ab कट जाएगा, सिंपल है, इसको हम कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ ये है स्टूडेंट कि इसका मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ग के रूप में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, हमेशा क्या आएगा? धनात्मक आएगा, क्योंकि ये वर्ग के रूप में स्टूडेंट। अब आगे क्या करना है स्टूडेंट कि इसका ऋणात्मक मान निकालना है। तो इसका ऋणात्मक मान निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अतः जो अंदर का मान है ऋणात्मक है, मतलब न्यूनतम होना चाहिए, एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होगा यदि इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। कहने का मतलब रूट एम आर माइनस रूट एन आर का मान कितना हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तभी ये न्यूनतम आएगा, तभी ये न्यूनतम आएगा। ओके, थोड़ा सा ये आपको अटपटा भी लग रहा होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, इसको यदि पक्षांतर कर दूं तो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वर्ग कर दूं तो वर्ग करने पर एम आर बराबर कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट यदि कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल आर का मान निकालना चाहूँ, एन आर बटे स्मॉल एम हो जाएगा। ये आर का मान आया, अभी किसका मान आ गया? आर का मान आ गया। अब थोड़ा समझिएगा, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए आई बराबर, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे आई कितना है? आई कितना है? एम एन ई, आई एम एन ई कितना है? एम एन ई। फिर स्टूडेंट एम आर है, क्या है? एम आर, क्या है? एम आर, और एम आर की जगह हम लिख सकते हैं कितना? एन आर की जगह एम आर लिख, जैसे थोड़ी समझिएगा, एम आर धन एन आर है, ठीक है, इतना है ना। अब आई बराबर कितना आ जाएगा? एम एन ई, और ये एम आर है तो एम आर रहने दो। फिर स्टूडेंट एन आर है, यहाँ पे दिख रहा ना, एन आर की जगह भी एम आर कर देते हैं, यानी आई का मान आ गया एम एन ई बटे 2m आर। अब प्यारे भाइयों, एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो कितना बचा? एन ई बटे आर। ठीक है, यानी आई मैक्सिमम निकाल रहे हैं अपन, क्या? मैक्सिमम, आई क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम बराबर कितना आ गया आपके पास?
एम से एम कट गया तो आपके पास स्टूडेंट एन ई बटे आर, एक ठो तो ये हो सकता है, या कि थोड़ा समझेंगे, या कि आई मैक्सिमम, जैसे आपके पास कितना था एम ई एन भी था एम था, और यदि हम एम आर की जगह स्मॉल एन आर लिख देते हैं तो ये स्टूडेंट एन एम ई बटे एन आर हो जाता, एन से एन कैंसिल हो जाता, 2 एन आर, तो फिर कितना हो जाता, आई मैक्सिमम हो जाता एम ई बटे आर, 2 है तो 2 कर दो, तो या तो ये फार्मूला आ जाएगा या तो ये फार्मूला आ जाएगा, 2 चीज आएगा। अब ये आ चुका है आपका मैक्सिमम धारा। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा कठिन भी लगे स्टूडेंट, न्यूनतम के भी लिए कर सकते हैं, लेकिन अपना मैक्सिमम के लिए ये चीज़ करेंगे, और इतना ही करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी भी हो गया क्योंकि मिश्रित था यार, इसमें समांतर क्रम भी था और श्रेणी क्रम भी था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए प्लीज़ लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।